Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about the next topic of learning and teaching for the B.Ed first year, that is the grading and its types. So ये यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक है. इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं. यूनिट 1 और 2 और 3 को कवर कर चुके हैं. 3 के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो वो भी हम आगे करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग. तो ग्रेडिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जब पेपर होते थे तो आपको मार्क्स दिए जाते थे कि आपकी 20 में से 19 मार्क्स आए हैं, 20 आउट ऑफ 15 आए हैं, 100 आउट ऑफ 35 आए हैं, 100 आउट ऑफ 75 आए हैं. सो ये क्या था? ये मार्क्स बेसिस पे आपका इवेल्युएशन करना था. तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए. हमने अपने रिपोर्ट कार्ड में हमें देखने को मिला कि हमें ग्रेड्स दिए जाने लगे. अब हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि मार्क्स कितने आपके 100 में से कितने हैं, 80 हैं, 50 हैं, कितने हैं. अब आपको ग्रेड्स दिए जा रहे हैं. ग्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, है ना. अल्फाबेट्स के फॉर्म में आपको ग्रेड्स या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि यस आपने ये ग्रेड स्कोर करा है. वो अब बेस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इवेलुएट कर रहे हो उन ग्रेड्स को. तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग है. सो ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप बच्चों को कैटेगरीज में बांटते हो, बच्चों की परफॉर्मेंस को, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज या फिर डिफरेंट ग्रेड्स में उनके लेवल ऑफ अचीवमेंट के अकॉर्डिंग. जैसे कि आपने देखा होगा अपने 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, आपके आप बोल सकते हो कि आप जो ग्रेजुएशन करके आए हो उसमें भी आपको ग्रेड्स मिलते हैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में. सो उसमें क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल आपके 90 टू 100 के बीच में मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 आपने स्कोर किया है 92. तो एक पैटर्न बना लिया, एक कैटेगरी बना ली कि 90 से 100 के बीच में जितने भी मार्क्स आएंगे जिस भी बच्चों के, उसको सेम ग्रेड मिलेगा, दैट इज A+. फिर जैसे 80 टू 90, सॉरी 90 टू 100 हो गया, अब 80 टू 90 है तो आपको A ग्रेड मिलेगा. ऐसे एक कैटेगरी बना दी गई कि इतने से इतने होंगे तो इतना ग्रेड, दूसरा होगा तो दूसरा ग्रेड, ठीक है. तो ये बेसिस ये डिपेंड करता था ऑन द लेवल ऑफ अचीवमेंट की, आपने कितना स्कोर करा है, कितना अचीव करा है. उसके बेसिस पे आपको क्वालिटेटिव दैट इज अ मार्क्स ना दे करके आपको क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ परफॉर्मेंस दे देना. किस बेसिस पे? अल्फाबेटिकल बेसिस पे, A B C, A+, B+, C+, ऐसे. तो ग्रेडिंग का मतलब क्या है सिंपल वर्ड्स में? कि आपने मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया है ग्रेड्स में. जो आपके मार्क्स थे उसी को ही ग्रेड्स में काउंट करने लगे हैं. अब चाहे आपके 92 मार्क्स हैं, चाहे 95 मार्क्स हैं, चाहे 99 मार्क्स हैं, आपको A+ ग्रेड ही मिलेगा क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं जो कि बनाई गई है 90 टू 100 के बीच में. ओके. सो नीड ऑफ ग्रेडिंग. अब क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों ही जो मार्क्स वाला सिस्टम था वही क्यों नहीं चला आ रहा था? तो वही सही क्यों नहीं था? क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ग्रेड्स देने लगे? तो सबसे पहले तो रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ एग्जैक्ट मार्क्स. एक ये होता है ना कि अगर आप पीटीएम में जाते हो आपको दिखता है कि आपके 65 मार्क्स आए हैं, आपके 61 मार्क आए हैं, एक के 69 आए हैं, तो आपको ग्रेड क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा, दैट इज B+ और दैट इज B मिलेगा आपको. तो अब जिसके 65 है उसको भी वही मार्क्स और 61 है उसको भी वही ग्रेड. तो एक स्ट्रेस कम कर दिया गया एग्जैक्ट मार्क्स का. तो ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम में क्या होता था? स्टूडेंट को प्रेशर होता था कि इसके तो 96 आ गए, मेरे 95 आए हैं, एक नंबर कम रह गया, है ना. ये कंपटीशन सा बना रहता था जिससे कि स्ट्रेस होता था. पेरेंट्स भी स्ट्रेस डालते थे, साथ साथ बच्चों में भी होता था. सो ग्रेडिंग ने स्ट्रेस को कम कर दिया क्योंकि उन्होंने रेंज बना दी परफॉर्मेंस की, जैसा कि हमने बात करी है. अब वहाँ पर आपको 90 से 100 के बीच में जितने भी जिसके भी मार्क्स है उसको A+ ग्रेड ही मिलेगा. अब बच्चों में ये नहीं रहेगा कि इसके तो 97 आ गए, मेरे 91 आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उससे ज़्यादा लाऊंगा. एक जेलसी की भावना, स्ट्रेस बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो इससे हेल्थियर लर्निंग एनवायरनमेंट बढ़ता है, प्रमोट करता है ये, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम एंग्जाइटी कम हो जाती है. अब यहाँ पर बच्चों को ये नहीं कि मुझे 100 आउट ऑफ 99 लाने हैं. अब बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे A+ ग्रेड लाना है. A+ में अब 90 टू 100 कितने भी मार्क्स आ जाए, मुझे A ग्रेड लाना है, 90 80 टू 90 कितने भी मार्क्स आ जाए, है ना. तो इससे क्या है? हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट बढ़ेगा, इसको बढ़ावा देगा क्या? ग्रेडिंग. सो अनहेल्दी कंपटीशन कम होता है. अनहेल्दी कंपटीशन कैसे?
कि अब यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है, यहाँ पर एक्सेसिव कंपैरिजन नहीं होता है बच्चों में, जैसे मार्क्स में होता था, है ना, कि 99 वाला फर्स्ट आ गया, 92 वाला सेकंड आया है, या फिर 95 वाला सेकंड आया है। तो उससे जो कंपैरिजन होता था ना बच्चों में, बहुत ज़्यादा वो कम हो चुका है मार्क्स बेसिस हटा करके, ग्रेड्स ला करके। सो ग्रेडिंग ने इस स्ट्रेस को कम करा, ग्रुप करा स्टूडेंट्स को इनटू कैटेगरीज, जैसे ए बी सी, या फिर ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, जिससे कि अननेसेसरी राइवलरी जो कि नहीं चाहिए होती है बच्चों में उस उम्र में, और जो कि हो जाती है, वो खत्म कर दी गई। ओके, उसको कम कर दिया गया। तो अब क्या होगा, इससे प्रमोट होगा कोऑपरेशन, पीयर लर्निंग एंड पॉजिटिव कंपटीशन, कि अब बच्चों में ये नहीं रहेगी कि मैं 96 आए हैं और तुम्हारे 95 आए हैं, तो तुम्हारे तो कम नंबर आए हैं मुझसे। अब बच्चों में एक ऐसी भावना रहेगी कि वो साथ मिलकर के काम करेंगे, है ना। सभी उस ग्रेड में आ गए, जैसे ए प्लस ग्रेड में आ गए, जो भी 90 से 100 मार्क्स लेकर के आए, तो सभी को एक तरह से इक्वल दर्जा दिया जाने लगा, इक्वल दर्जा दिया गया कि सबके ए प्लस हैं तो सब उस कैटेगरी में हैं। अब ये कंपटीशन नहीं रहा कि मेरे 91 है, तुम्हारे 95 है, तुम्हारे 96 है ना। तो पॉजिटिव कंपटीशन को राइज करता है या प्रमोट करता है ग्रेडिंग। प्रोवाइड अ ब्रोडर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, कि अब मार्क्स सिर्फ आपको न्यूमेरिकल अचीवमेंट ही प्रोवाइड करते थे, कि आप बस वो जो न्यूमेरिकल डेटा है जो आपने पेपर में लिखा है, उसी चीज़ को हम दे सकते थे मार्क्स, है ना, उसी चीज़ को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम माप सकते थे। बट ग्रेड्स आपको क्वालिटेटिव पिक्चर भी प्रोवाइड करता है, मतलब ग्रेड्स के थ्रू आप बच्चों का बिहेवियर का भी मूल्यांकन कर सकते हो, है ना, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका भी मूल्यांकन कर सकते हो, उनको भी आप मेज़र कर सकते हो। सो ग्रेडिंग ओवरऑल लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि सिर्फ वो जो आपने पेन पेपर टेस्ट के थ्रू दी है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके स्किल्स को, आपकी कंसिस्टेंसी सबको बढ़ावा देता है। सो इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रमोट होगा, क्योंकि आप हर एस्पेक्ट पर ध्यान दे रहे हो, सिर्फ एक एस्पेक्ट पर नहीं, दैट इज आपके एग्जाम्स, आप उनके बिहेवियर, आप उनके नेचर, आप उनका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आप उनका ऑब्जर्वेशन करके भी आप उनको ग्रेड प्रोवाइड कर सकते हो। तो सिर्फ स्कोर के बजाय ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ध्यान देना। सो इट हेल्प्स इन इजी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। तो इजी इंटरप्रिटेशन होगा रिजल्ट्स का, मतलब इजीली आप क्या कर पाओगे, रिजल्ट्स को बता पाओगे कि आपके 90 to 100 है तो आपके ये ग्रेड आ गए, है ना। सो ग्रेड्स ने सिंपल और ईजियर बना दिया समझना, ना कि डिटेल्ड मार्क्स की वजह से। डिटेल्ड मार्क्स में क्या होता कि आपको देखना होता था 100 में से 95 आए हैं, 100 में से 97 आए हैं, 100 में से 81 आए हैं, तो वो एक क्विकली कंपैरिजन नहीं हो पाता था। बट जैसे ए प्लस ए कर दिया हमने, तो अब हमें पता चल गया कि ए प्लस वाले बच्चे ये हैं, ए वाले ये हैं, तो हम उनको कैटेगराइज भी इजीली कर पाएंगे कि ए प्लस और ए वाले हम अबव एवरेज रख देंगे, बी प्लस और बी वाले हम बिलो, सॉरी दैट इज एवरेज रख देंगे, और इससे कम वाले हम बिलो एवरेज रख देंगे। तो क्विकली कंपैरिजन कर सकते हो परफॉर्मेंस का, तो जिससे कि रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से हो पाएगा। टीचर डिसाइड कर पाएंगे कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। इट मीन्स कि कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सा एरिया, क्योंकि वो सिर्फ स्कोर को मेजर नहीं करता, हर एक चीज़ को मेजर कर सकते हो आप ग्रेड के थ्रू, है ना। तो जिससे कि लर्निंग भी एफिशिएंट बनेगी और आपका मूल्यांकन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सो अब हम बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है फर्स्ट, और सेकंड है रिलेटिव ग्रेडिंग, दैट इज द रिलेटिव ग्रेडिंग। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या है स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग अभी हम पढ़ेंगे भी। आप जब पेपर दोगे तो ऐसा फ्लो चार्ट भी बना करके आ सकते हो, इसलिए ये यहाँ पर दर्शाया गया है आपको, है ना। शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन ना करने के बजाय एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दो इसके थ्रू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होता है स्टूडेंट? इसमें आपको अवार्ड्स या फिर ग्रेड्स दिए जाते हैं एक फिक्स्ड पैटर्न की वजह से, जो अभी तक मैं समझाती आ रही हूँ आपको कि ग्रेड्स क्या होते हैं, जो मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे। तो जो फिक्स और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर क्राइटेरिया होता है, उसी के थ्रू आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि 90 to 100 है तो ए प्लस ग्रेड है,
80 to 89 है तो ए ग्रेड है, 70 to 79 है तो बी ग्रेड है, 60 to 69 है तो सी ग्रेड है और बिलो 60 है तो डी ग्रेड है ना। तो यहाँ पे फिक्स्ड क्राइटेरिया कर दिया, कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपके 90 मार्क्स आए हैं तो आप ए प्लस ग्रेड में ही आओगे, ओके। 80 to 89 में किसी में आए तो आप ए ग्रेड में। तो प्री डिटरमाइंड आपको बता दिया, पहले से ही आपको पता है कि अगर मैं इतने मार्क्स आऊंगा तो मुझे ये ग्रेड मिलेगा। तो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, इसमें परफॉर्मेंस को जज करा जाता है इंडिपेंडेंटली, नोट इन द कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट। कि आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करते हो कि अगर 95 किसी के आए हैं या फिर 91 आए हैं तो आप इससे ग्रेड नहीं प्रोवाइड करोगे, नहीं। आपको ग्रेड प्रोवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड क्राइटेरिया, ना कि कंपैरिजन के बेसिस पे। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का मतलब क्या है कि ग्रेडिंग आप फिक्स्ड क्राइटेरिया या फिक्स्ड परसेंटेज के बेसिस पे देते हो बच्चों को ग्रेड्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की? तो सबसे पहले फिक्स्ड स्टैंडर्ड। फिक्स स्टैंडर्ड कैसे? क्योंकि यहाँ पर ग्रेड्स को प्री डिफाइंड क्राइटेरिया में दे दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपका मूल्यांकन इस तरह से होगा, आपको ग्रेड इस तरह से मिलेंगे। तो सेम स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे हर बच्चे पर, हर क्लास के बच्चे पर, हर स्कूल के बच्चे पर, जहाँ पर भी वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, देखो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक तो क्राइटेरियन रेफरेंस होता है और एक होता है नोम रेफरेंस, है ना। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को बढ़ावा देता है, या फिर जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के थ्रू ही उनको ग्रेड दिए जाते हैं। तो इवैल्यूएशन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और क्राइटेरिया के बेसिस पे होगा, नोट ऑन कंपैरिजन। जैसे कि आपका सीटेट एग्जाम या फिर आपका एचटेट एग्जाम या फिर आपके ये जो 10th 11th 12th के एग्जाम्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दे दिया जाता है ना, कि आपके अगर ए प्लस अगर आपको स्कोर करना है तो आपको 90 to 100 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, ओके। तो इवैल्यूएशन होगा एक फिक्स्ड क्राइटेरिया के बेसिस पर, ना कि बच्चों के कंपैरिजन के बेसिस पर। सो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होता है, हर बच्चे की परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंटली जज किया जाता है, इंडिविजुअली जज किया जाता है कि किसने कितना स्कोर किया है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, क्योंकि अगर हमने पहले ही क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया है तो इससे बच्चों को भी बेहतर रहेगा, टीचर्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी समझने में कि उन्होंने कितना स्कोर किया होगा। लगभग उन्होंने 81 से 90 के बीच में स्कोर किया है, तभी उनके इतने ग्रेड आए हैं जो भी डिसाइड हुए हैं। सो एडवांटेजेस की बात करें तो फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पहले से ही आपको बता दिया जाता है तो वो आप इजीली जज कर पाते हो स्टूडेंट को सेम स्टैंडर्ड के बेसिस पर, है ना। उसमें बायसनेस नहीं होती है, ना ही अनफेयर कंपटीशन होता कि किसी को कितना ग्रेड दे दिया कि किसी को कितना दे दिया। आपने पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेड दे रहे हो। तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जहाँ पर सबको समान तरीके से देखा जा रहा है, उनको समान तरीके से आप ग्रेड प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, उनकी लर्निंग, उनकी अचीवमेंट के बेसिस पर। सो मास्टरी लर्निंग को बढ़ावा देता है, तो स्टूडेंट फोकस करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो, ना कि दूसरे बच्चे से कॉम्पीट करना कि नहीं इसके तो इतने मार्क्स हैं, मेरे भी इतने मार्क्स होने चाहिए थे। नहीं, आप यहाँ पर ये देखते हो कि आपको ए प्लस ग्रेड में आना है, तो आप चाहे आपके 95 मार्क्स आए, चाहे आपके 91 आए, चाहे 90 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ए प्लस ग्रेड में आना है बस, है ना। तो सिंपल ग्रेड यहाँ पर फोकस करा जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर, कि अगर आपको ए प्लस लेना है तो आपको उतना तो जो पढ़ाया गया है वो समझना पड़ेगा, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर इवेलुएट करी जाती है ना, कॉम्पीट नहीं होता है। ईजी टू अंडरस्टैंड, कि सिंपल ग्रेडिंग सिस्टम को आप आसानी से समझ सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, आपको पहले से ही डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इतने आएंगे। जैसे सीटेट में आपको पहले ही बता दिया जाता है कि 150 में से अगर 90 अगर आपने ले लिए तो आप क्या हो, पास हो, इसके अबव ले लिए तो पास हो, इससे पहले अगर हो तो आप फेल हो, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, आपको एक तरह से पास फेल के बेसिस पे आपको बता दिया गया है, ओके, ठीक है। सो रिड्यूसेस अनहेल्दी कंपटीशन, तो अनहेल्दी कंपटीशन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ बच्चे किस पर फोकस करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर। स्ट्रेस और राइवलरी कम हो ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जो मार्क्स वाला, स्कोर वाला सिस्टम था। सो इसकी लिमिटेशंस भी हैं। अब कोई ना कोई चीज़ जो भी दुनिया में बनी है, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की क्या है, फर्स्ट इज इग्नोर रिलेटिव परफॉर्मेंस।
तो रिलेटिव परफॉर्मेंस को इग्नोर करता है, ये नहीं दिखाता है कि कंपैरिजन क्या है। अब मैंने जैसे बताया था 90 है एक बच्चे के, एक के 99 है, दोनों को सेम ही ग्रेड मिल रहा है। आप ये नहीं बता सकते हो कि 90 वाला अच्छा है या 99 वाला अच्छा है, क्योंकि कितना कंपैरिजन है उनके मार्क्स में, है ना। तो कंपेयर नहीं करते हो, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं शो हो पाता है, सबको इक्वल ट्रीट कर। तो ये एक तरह से एडवांटेजेस भी है और एक तरह से लिमिटेशन भी है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफिकल्टी लेवल नोट कंसिडर्ड, कि यहाँ पर आप एग्जाम कैसा था, इजी था या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, उस पर फोकस नहीं करा जाता है। जैसा भी एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल कि अब डिफिकल्ट पेपर था, सभी बच्चों के मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट भी थे उनके 70 to 80 के बीच में मार्क्स आए। तो इसका मतलब 90 to 100 तो किसी ने भी अचीव नहीं करा, है ना। 90 to 100 किसी ने भी अचीव नहीं करा ग्रेड। तो ग्रेडिंग में नोट रिफ्लेक्ट ट्रू एबिलिटी, ट्रू एबिलिटी नहीं दर्शाता है, जैसे कि आप कंपैरिजन के थ्रू कर सकते हो। तो ये चीज़ नहीं दर्शा पाता है, ये नहीं दर्शा पाता है कि आपका पेपर कितना हार्ड था, पेपर कितना इजी था, बस ये फिक्स क्राइटेरिया होता है, उसी के बेसिस पे आपका मूल्यांकन होता है। सो ग्रेड इन्फ्लेशन पॉसिबिलिटी, मैनी स्टूडेंट मे गेट हाई ग्रेड्स इफ द टेस्ट इज इजी, है ना, कि अगर टेस्ट बहुत आसान होगा तो सबके ही अच्छे ग्रेड आ जाएंगे। तो ये आप नहीं बता पाओगे कि कौन बच्चा एवरेज है, कौन अबव एवरेज है, किसने कितना अच्छे से स्कोर करा है, वो सारी चीज़ें आप नहीं मूल्यांकन कर पाओगे। सो नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव ग्रेडिंग। अब रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है, अपोजिट टू द एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या था कि आप फिक्स्ड क्राइटेरिया सेट कर देते हो पहले से ही, सबको सेम क्राइटेरिया होता है सबके लिए। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कंपैरिजन करते हो स्टूडेंट से, स्टूडेंट के मार्क्स से। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक बच्चे के 95 मार्क्स आए 100 में से, है ना, तो जो 95 मार्क्स हैं वो क्या हो जाएगा, वो ए प्लस ग्रेड में आ जाएगा। फिर उससे नीचे जो होंगे वो फिर उनके ग्रेड्स घटते जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर आपकी क्लास में बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स 75 आए हैं, है ना, हाईएस्ट मार्क, तो वो जो 75 होगा ना वो ए प्लस ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर देख रहे हो कि जो हाईएस्ट स्कोरर है वो कौन है, चाहे उसके 75 आए हैं या फिर 95 आए, यहाँ पे फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता बेसिकली। इसको हम देखते हैं आगे। तो रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को अवॉर्ड करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स, नॉट ऑन देयर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद अदर, है ना, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता। यहाँ पर दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करके, दूसरे स्टूडेंट, दूसरे क्लास, सॉरी सेम क्लास, सेम ग्रुप या फिर सेम जो स्टूडेंट्स हैं अदर स्टूडेंट्स से कंपैरिजन करके आप बच्चों को ग्रेड देते हो, है ना, फिर उसके थ्रू आप मूल्यांकन करते हो। तो ग्रेड कैसे दिए जाते हैं, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट। फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता, यहाँ पर ग्रेड्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस, की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है बच्चों की। मैंने बताया कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में हमने देखा कि 75 मार्क्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है बच्चों के। तो इसका मतलब जो 75% वाला है वहाँ से ही डिसाइड होगा, उसके ए प्लस होंगे, फिर जो नीचे नीचे वाले होंगे वो फिर घटते जाएंगे। ओके, तो रिलेटिव ग्रेडिंग का मतलब है कि कंपैरिजन करते हो, आप ग्रेड देते हो कंपैरिजन के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो कि टॉप 10% स्टूडेंट्स जो होंगे उनके ए ग्रेड आ जाएंगे, नेक्स्ट 20% के बी ग्रेड आ जाएंगे, नेक्स्ट 30% के सी ग्रेड आ जाएंगे। अभी टॉप 10 में 95 भी हो सकते हैं बच्चे के मार्क्स, है ना, 95 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा था, इजी था या बहुत हार्ड था, उसके बेसिस पर आपका मूल्यांकन करा जाता है, फिर आपको ग्रेड दिया जाता है। तो ये है रिलेटिव ग्रेडिंग। कंपैरिजन बेस्ड होता है, कंपेयर करते हो आप स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को उनके पीयर ग्रुप से, उनके दोस्तों से, उनके क्लासमेट से, क्लास से। फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं कि 90 to 100 है तो ए प्लस मिलेगा, नहीं, आपके 75 79 है तो भी आपको ए प्लस मिलेगा अगर आप हाईएस्ट स्कोरर हो तो। जैसे कि हम देखते हैं यूजीसी नेट के पेपर में, यूजीसी नेट का जो पेपर होता है या फिर नीट का पेपर है, जेईई मेंस का पेपर है ना, तो ये सब इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि यहाँ पर बच्चों के ग्रेड्स या फिर बच्चों का पास फेल या फिर फर्स्ट सेकंड जो आप देखते हो ना रैंक आती है, वो किस बेसिस पे आती है, वो आती है हाईएस्ट स्कोर के बेसिस पर। अगर हाईएस्ट स्कोर 750 में से 720 में से अगर 720 में से अगर हाईएस्ट स्कोर 420 है तो वही बच्चा हाईएस्ट स्कोरर होगा,
है ना, या फिर 620 है तो वही बच्चा हाईएस्ट स्कोरर होगा, फिर उसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार होती है। तो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड होते हैं, डिपेंड होता है ग्रुप परफॉर्मेंस की, क्या परफॉर्मेंस रही है बच्चों की। रैंक ओरिएंटेड होता है, फोकस ऑन रैंकिंग और पोजिशनिंग ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर रैंक दी जाती है, जैसे मैंने बताया ना कि आपको रैंक प्रोवाइड होती है। जैसे नीट के पेपर में अगर आपके 720 में से 680 मार्क्स है, हाईएस्ट मार्क्स है, तो आपकी फर्स्ट रैंक है। फिर उससे जो कम कम होते जाएंगे मार्क्स, तो वो रैंक बढ़ती जाए उनकी, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलती रहेगी। ओके, तो नोम रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं, नोम रेफरेंस, जिसमें हम नोम्स तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब नॉर्मल कर्व तैयार होता है। नॉर्मल कर्व क्या होता है कि आप यहाँ पर देखते हो कि जो एवरेज बच्चे हैं वो कितने हैं, है ना, हाईएस्ट स्कोरर कितने हैं, लोवेस्ट स्कोरर कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप देखते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये बताते हो कि ये जो 10% बच्चे हैं इनके तो आएंगे A+ ग्रेड, जो एवरेज हैं उन वो 20% उनका B+ आ जाएगा। फिर जो लो स्कोरर हैं वो कौन है, वो कितने हैं, तो उनके नेक्स्ट ग्रेड आ जाएगा, है ना। तो ग्रेडिंग के लिए आप नॉर्मल कर्व का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करता है ये, मतलब क्लियरली शो होता है यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग, है ना, आप कंपैरिजन कर पाते हो यहाँ पर। डिफिकल्टी लेवल एडजस्ट हो पाता है, क्योंकि अगर एग्जाम टफ होगा तो ऑब्वियसली जो ग्रेड, जो मार्क्स हैं बच्चों के वो कम आएंगे, है ना, और ओवरऑल ग्रेडिंग एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इट एंश्योर फेयरनेस इन डिफिकल्ट एग्जाम, कि अगर डिफिकल्ट एग्जाम है तो आपको फिर भी आपको पास करा जाएगा यहाँ पर, है ना, आपको उसके बेसिस पर ग्रेड दिए जाएंगे। जैसे एब्सोल्यूट में अगर होती है, अगर आप 75 मार्क्स वाला बच्चा हाईएस्ट स्कोरर है, तो 75 मार्क्स वाले बच्चे को भी क्या मिलता, जो डिसाइड हुआ था, जैसे यहाँ पर B ग्रेड मिलता 75 जिसके आए हैं। बट यहाँ पर अगर रिलेटिव की बात करें तो 75 आए हैं, इसका मतलब इससे ऊपर किसी के नहीं आए हैं, तो इसको ही A+ ग्रेड मिलेगा, यही टॉप स्कोरर है, ये इसी के थ्रू कंपैरिजन होगा फिर, है ना। सो सिलेक्शन और रैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन अगर आपको देना है तो वहाँ पर ये मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है। और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करके चलता है। यहाँ पर आप ये चेक करते हो कि ज़्यादा बच्चे, है ना, सेम ग्रेड में ना आ जाए। आप ये कर लेते हो कि टॉप 5%, टॉप 6%, जैसे JRF जिनका होता है वो टॉप 6% बच्चे होते हैं, तो टॉप 6%, टॉप 10% आप उनको ही वो ग्रेड दोगे, उस और किसी को नहीं दोगे। फिर उसके बाद जो टॉप 20 है उसको B ग्रेड दे दोगे, फिर टॉप 30 है उनको जो नेक्स्ट टॉप 30 है उनको आप नेक्स्ट ग्रेड दे दोगे। ओके, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता है, आप सबको ही एक ही ग्रेडिंग में नहीं इस्तेमाल कर लेते या फिर उनको भेज देते हो, है ना। सो लिमिटेशंस क्या है रिलेटिव ग्रेडिंग की, तो अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है, ऑब्वियसली रैंक तैयार होती है बच्चों की, तो उससे स्ट्रेस और राइवलरी बढ़ती है बच्चों के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है ना, किसी ना किसी तरीके, मतलब हर चीज के दो पहलू होते हैं, एज वी ऑल नो, है ना। सो मे बी अनफेयर, अनफेयर होता है, अनफेयर क्योंकि लोअर ग्रेड जो होते हैं जिनके, है ना, स्टूडेंट मे गेट अ लोअर ग्रेड इवन आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके 200 में से आपने स्कोर करा, 200 में से आपने स्कोर करा फॉर एग्जांपल 198, ओके, फिर टॉप 10% बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने 190 तक स्कोर कर रखा था, तो क्या जो 180 वाले बच्चे हैं, 180 वाले बच्चे हैं, क्या वो नालायक है? क्या उनको कुछ नहीं आता है जो वो एग्जाम में पास नहीं हुए, जो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ में नाम नहीं आया? तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा गलत है ये स्कीम, या फिर ये जो ग्रेडिंग का सिस्टम है रिलेटिव ग्रेडिंग, कि लोअर ग्रेड अगर है आपका, बट इसका मतलब ये है कि आपके अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं ना, गुड मार्क्स के बाद भी आपको कम ग्रेड मिल सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चों की परफॉर्मेंस पे। क्या पता जो टॉप 10% है उन्होंने 99 मार्क्स ले लिए 100 में से, है ना, तो उनको ही A+ मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट 20% है उनके 98 आए थे या फिर 95 आए हैं, फिर जो नेक्स्ट थे 99 उनके C ग्रेड, सॉरी 91 है ना, 91 वाले ग्रुपिंग में आ गए। टॉप जो नेक्स्ट 30% थे उनके जैसे 85 से 91 के बीच में आ गए, तो उनको C ग्रेड मिल गया। तो क्या वो लायक नहीं है उसके लिए? तो ऐसा नहीं होता है ना, तो इसलिए ये इसका एक बहुत बड़ी कमी है रिलेटिव ग्रेडिंग की, हमें देखने को भी मिलता है हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देखते हो यही मेथड यूज होता है कट ऑफ निकालने के लिए, फिर मेरिट बेस्ड
आपको अगर किसी को तैयार करना है या फिर जो भी जॉब निकलती है, वैकेंसीज निकलती हैं। सो एब्सोल्यूट लर्निंग को इग्नोर करता है कि यहाँ पर कंपैरिजन पे ज़्यादा फोकस करा जाता है, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस नहीं करा जाता है कि बच्चों ने कितना समझा कितना नहीं समझा, इस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। ये ध्यान दिया जाता है कि बच्चों ने अगर 75% आए हैं एक बच्चे के, तो वही फर्स्ट है, चाहे उसने कितना भी समझा हो कितना भी ना समझा, उसको A+ ग्रेड ही मिलेगा। स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आप कंपैरिजन करते हो, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन रहता है। बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, शायद इसलिए हमारा नाम कभी नहीं आया, हमारा कट ऑफ में कभी नाम नहीं आया, तो उससे एंग्जाइटी और प्रेशर दोनों ही बढ़ते हैं बच्चों के लिए। ओके, तो ये लिमिटेशन है रिलेटिव ग्रेडिंग की। आई होप सो स्टूडेंट आपको रिलेटिव ग्रेडिंग और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेनली ये 2 टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग ही होते हैं जो आपको पेपर में लिखने हैं। इसी तरीके से इनके एडवांटेजेस, इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो दोनों का, है ना। आप ये भी बता सकते हो कि ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग के 2 टाइप्स हैं, वो आप मेंशन कर सकते हो। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव नाइस डे।